नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं वंदना। स्टोरी सीधा आपको ले चलते लखनऊ, जहां पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते आप। और उस भारतीय केले जिस केले देश प्रथम है, भारत के सनातन मूल्य और आदर्श सर्वोपरि है, उनके लिए सदैव बाबूजी सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे, हमेशा स्मरणीय बने रहेंगे। उनका जीवन सादगी भरा जीवन था, तप और साधना से भरा हुआ था, संघर्षों से भरा पड़ा था, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाला था, अत्याचार का मुकाबला करने वाला था। और बाबूजी सदैव अपने सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए गांव के गरीबों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया। बहनों और भाइयों, गलत काम बाबूजी से कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी दबाव बना दे, कभी भी उन पर कभी किसी दबाव में आके काम करने वाले नहीं थे। वे बोलते थे, कल्याण सिंह टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, और उन्होंने जीवन भर अपने इस वचन को निभाया। याद करिए राम जन्मभूमि आंदोलन का। उन्होंने कहा संघर्ष स्वीकार है, सत्ता दूर हो स्वीकार है, लेकिन अपने प्रभु राम का अपमान स्वीकार्य नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। और आज जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण को हम देखते हैं, रामलला के विराजमान को देखते हैं, सचमुच वहां जाते हैं तो सदैव बाबूजी की स्मृति सहसा हमारे अंतःकरण में उठती है। इन संतों के संघर्ष में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में, विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में चले उस आंदोलन में खुल करके उन्होंने समर्थन किया, अपनी सत्ता गंवाई, लेकिन कहा कि नहीं, राम भक्तों पर गोली नहीं चलेगी। आप मुझे बताओ ना, आप मुझे बताओ, जो बात यहां पे साक्षी जी महाराज कह रहे थे और यहां पे राजू भैया कह रहे थे अभी कुछ देर पहले, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। ये वही लोग हैं। हमें दुख हुआ था और अत्यंत कष्ट हुआ था। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ, और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी, हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है, और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की, और एसवीपीजीआई से लेकर के घर तक, और घर से अलीगढ़ तक, और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी।
लेकिन दुर्भाग्य कितना कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है, और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये जो कृत्य उस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया ने किया। उन्होंने पहली बार नहीं किया किसी का अपमान, क्योंकि बाबूजी अपने उन मूल्यों के लिए समर्पित थे जो उन्होंने कहा वो करके दिखाया। और ठीक कहा यहां पे साक्षी जी महाराज ने, ये लोग कब क्या बोले कोई भरोसा नहीं। यानी जिस वैसे गिद्ध हैं, जिस पेड़ पर चढ़ेंगे उसको ही सुखा डालेंगे। और इसीलिए सरदेव बाबूजी की इस पावन पुण्यतिथि के अवसर पर यह हम सबके लिए स्मरणीय होना चाहिए। इन्होंने कितना अपमान किया था, वहीं पे नहीं किया था। मुझे हमारे मंत्री से असीम अरुण जी ने बताया, वे कन्नौज के विधायक भी हैं। उन्होंने कहा कि कन्नौज से समाजवादी पार्टी का रिश्ता ये जगजाहिर रहा है, लेकिन कन्नौज में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बना था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? इन्होंने कहा हम चाहते हैं बाबा साहब का नाम फिर से आ जाए। हमने कहा बाबा साहब का नाम फिर से आएगा। मैनपुरी में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे एक कॉलेज बना था, समाजवादी पार्टी ने वो नाम भी मिटा दिया। तब हमने औरैया में लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पे एक नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। आज मुझे अच्छा लगता है जब हम उत्तर प्रदेश के पहले कैंसर संस्थान में जाते हैं तो बाबूजी की बड़ी दिव्य प्रतिमा और नामकरण सरदेव बाबूजी के नाम पर हम वहां पे देखते हैं। जब हम लोग जाते हैं बुलंदशहर में राजकीय मेडिकल कॉलेज डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। उस मेडिकल कॉलेज का नामकरण बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर। अलीगढ़ में जाते हैं तो अलीगढ़ में रोड के साथ साथ हैबिटेट सेंटर का नाम बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर। यह केंद्र वह है जो एक नई प्रेरणा देता है, नया उत्साह देता है, नया उमंग भरता है। जिन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिनकी प्रेरणा उत्तर प्रदेश में सुशासन की नींव की शुरुआत करती है, जिन्होंने यूपी के नौजवानों के सामने कहा था कि तुम्हारे सामने पहचान का संकट खड़ा किया है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने, उन्होंने एक नकल अध्यादेश ला करके उस समय के युवाओं के लिए उस समय एक बेहतर माहौल दिया था। जिन बाबूजी कल्याण सिंह जी ने युवाओं के लिए मंच दिया, यूपी के नागरिकों के लिए मंच दिया, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी, जिन्होंने भारत के सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर गुलामी के ढांचे को पूरी तरह समाप्त करके राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, ऐसे बाबूजी के प्रति
श्रद्धावनत होना हर सनातन धर्मावलंबी का दायित्व बनता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। और मैं सचमुच धन्यवाद दूंगा श्री राजू भैया को भी और श्री संदीप सिंह जी को भी, जिन्होंने इस परंपरा को लगातार जीवित रखा है, लगातार आगे बढ़ाने का काम किया है। और मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, डबल इंजन की सरकार सरदेव बाबूजी के उन मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों को साकार करने के लिए जिस भी हद तक होगी और जहां तक होगी उन कदमों को उठाने में किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं करेगी। आपके सामने हम लोगों ने करके दिखाया है, आगे भी इन सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस विश्वास के साथ सरदेव बाबूजी की इस 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से बाबूजी कल्याण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे राहुल गांधी की, जो कि संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। और बताया जा रहा है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट के दौरान जो छात्र घायल हुआ था साहिल, उसको लेकर वो थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने शिकायत की है। इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने पैलेट गन मामले में केस दर्ज करने की मांग की है, लेकिन FIR दर्ज नहीं होने पर वो थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। राहुल ने संसद के मॉनसून सत्र में भी CJP के संसद मार्च में पैलेट गन के इस्तेमाल के मुद्दे को उठाया था और गृह मंत्री अमित शाह से भी जवाब मांगा था। हालांकि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। आपको याद होगा कि नीट पेपर लीक के खिलाफ CJP का 20 जून से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। 20 जुलाई के संसद मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई थी। 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ था, लेकिन ये विवाद अभी तक बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल हुए छात्र साहिल के साथ संसद मार्ग थाने पहुंचे हैं। पैलेट गन मामले में केस दर्ज करने की उन्होंने मांग उठाई है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राहुल गांधी घायल छात्र के साथ और उनके पेरेंट्स के साथ यहां पर नजर आ रहे हैं। वकील भी उनके साथ हैं। संसद मार्ग थाने वो पहुंचे हैं, शिकायत उन्होंने की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि FIR दर्ज नहीं हुई है, जिसके बाद वो थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए हैं। उनके तमाम समर्थक, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। राहुल गांधी की ओर से मांग उठाई जा रही कि पैलेट गन के मामले को लेकर केस दर्ज किया जाए। मॉनसून सत्र के दौरान भी ये मुद्दा विपक्ष ने उठाया था। खासतौर से राहुल गांधी ने गृह मंत्री से भी इसको लेकर जवाब मांगा था। पंकज वानखेड़े संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पंकज, शिकायत दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे संसद मार्ग थाने और घायल छात्रों को भी अपने साथ लेकर पहुंचे थे, जिसे पैलेट गन जिस पर इस्तेमाल हुई थी, लेकिन उनकी शिकायत दर्ज नहीं की गई, FIR नहीं हुई। क्या पुलिस की ओर से कहा गया है और अब आगे क्या रणनीति राहुल गांधी कांग्रेस की होने वाली है? देखिए, राहुल गांधी कुछ देर पहले अचानक जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो है वहां पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने DCP के दफ्तर में जाकर तमाम जो अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की और जो शिकायत दर्ज करने की बात थी कि जो जिस तरह से बैलेट गन दिल्ली पुलिस ने उपयोग किया था उसको लेकर शिकायत दर्ज कराना चाहते थे। और उन्होंने साफ तौर पर कि जिनके आदेश से ये बैलेट गन चली है उनका भी FIR में नाम होना चाहिए। इसको लेकर वो वहां पे अड़ गए और उसके बाद अधिकारियों ने शायद उस मामले को अंदर बात निकल कर नहीं आएंगे, लेकिन ये बता दें कि अधिकारी साफ तौर पर मना कि अभी FIR दर्ज नहीं हो सकती है। फिर उस मामले को लेकर राहुल गांधी जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही धरने पर बैठ गए हैं और वो उनकी मांग है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर FIR दर्ज करे। जो छात्र जिस पर बैलेट गन चला था वो भी वहां पे मौजूद है, उनके पेरेंट्स और वकील वो वहां पे मौजूद है, वो धरने पर बैठ गए हैं और राहुल गांधी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो
इस मसले को लेकर एफआईआर दर्ज किया जाए। जब तक एफआईआर दर्ज और नहीं होती तब तक वो यहाँ से नहीं हटेंगे। ये मांग लेकर जो है राहुल गांधी और उनकी टीम है वो वहां पे धरने बैठे। और उस वक्त अगर मैं बात करूं जहाँ पे राहुल गांधी धरने बैठे हैं तो साथ में जो साहिल छात्र जिससे गोली लगी वो वहाँ मौजूद है, उसके पेरेंट्स साथ में मौजूद है। और साथ ही साथ जो है कुमारी शैलजा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है वो मौजूद है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल पंकज, देखिए राहुल गांधी ने मानसून सत्र के दौरान भी इस मुद्दे को उठाया था और गृह मंत्री पर सीधे उन्होंने आरोप भी लगा दिए थे, जिसको लेकर बीजेपी ने उनसे माफी की भी मांग उठाई थी। हालांकि राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी, लेकिन ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है और खासतौर से राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने एक जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी भवन में और उन्होंने तमाम छात्रों की तस्वीरें दिखाई थी। और उसके बाद उन्होंने 10 जनपद पर तमाम छात्रों को बुलाया था और वहां पे सबके साथ मीडिया को संबोधित करते हुए तमाम छात्रों को रूबरू कराया था, बताया था किस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरता की है। दिल्ली पुलिस ने बैलेट गन का उपयोग किया था, लाठीचार्ज तीर वाले लाठीचार्ज का उपयोग किया था। घायल हुए हैं, कई छात्रों के शरीर में बड़े बड़े दाग हो चुके हैं, बहुत गहरे चोट लग चुके हैं। इन तमाम मसलों को लेकर लगातार मुखर होते थे। वरना कल ही जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सदस्यीय टीम बनाई गई है इसकी जांच के लिए, जिसमें घायल हुए जो पुलिस की बर्बरता को लेकर सवाल खड़े उसको लेकर जांच के लिए आदेश दिए थे और 5 सदस्यीय टीम बनाई गई थी। और लेकिन आज ही राहुल गांधी इस मसले को लेकर अब जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचे और यहाँ पे अब बात पर आ गए जब तक एफआईआर नहीं होती तब तक इस मसले को लेकर जो है राहुल गांधी जो है अपनी बात को मना के रहेंगे और तब तक वो यहाँ से निकलने वाले नहीं। तब देखना वो जब थोड़ी देर में जब मीडिया को संबोधित करते हैं तो क्या कुछ वो अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो राहुल गांधी किस तरीके से धरने पर बैठे हैं वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी गहमा गहमी यहाँ पर देखी जा रही है। कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। राहुल गांधी पैलेट गन मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचे। हालांकि एफआईआर नहीं हुई है, इसी के खिलाफ उनका ये विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। जो छात्र उस दौरान घायल हुआ था, जिसे पैलेट गन जिस पर इस्तेमाल हुई थी और उसके बाद उसकी आँख की सर्जरी भी की गई है, उसी के साथ राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं। नजफगढ़ का रहने वाला 19 साल का ये छात्र है और राहुल गांधी का ये कहना है कि जब तक उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती है तब तक वो यहाँ से नहीं उठेंगे, यानी ये धरना उनका चलता रहेगा। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। कांग्रेस की ओर से छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मामले को लेकर, छात्रों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर, खासतौर से पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह से भी जवाब मांगा गया था। हालांकि किरण रिजिजू की ओर से जवाब भी आ गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। उन्होंने सिरे से इन आरोपों को खारिज कर दिया था। अभी विवाद कहाँ जाकर थमता है, क्या इस पर केवल पॉलिटिक्स होगी या फिर वाकई इस मामले में कोई कार्रवाई होनी है, ये देखना होगा। क्योंकि राहुल गांधी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और लगातार वो धरने पर बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जब तक केस दर्ज नहीं होगा वो यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। तो सीधा सवाल राहुल गांधी की ओर से पूछा जा रहा है कि पैलेट गन का इस्तेमाल आखिर छात्रों पर क्यों हुआ। एफआईआर की मांग पर वो अड़े हुए हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। छात्र साहिल, उनके परिजन और वकील भी यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल फोन निकाला, बोली दादा। तो भाई मेरे पास ने वो रिपोर्टर पीछे लेके गया ना जी, क्या करें बताइए। अब क्या करें, कहाँ राहुल छूट जा, राहुल बाइट देगा जाएगा, क्या करोगे बताइए। और अब खबर जयपुर से है, जहां सीजेपी प्रवक्ता और उनके समर्थकों को गांव वालों ने खदेड़ा ही आरोप लग रहे हैं। दरअसल स्कूल सुधारो अभियान के तहत जयपुर में एक गांव में पहुंचे थे सीजेपी प्रवक्ता और यहां पर उनके साथ मारपीट हुई है, आरोप लग रहे हैं। सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथियों पर जयपुर में हमला हुआ। बताया जा रहा है कि वो सुबह करीब 10 बजे बगरू के राजकीय प्राथमिक स्कूल रामपुरा कंवरपुरा का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। तभी ग्रामीणों ने उन्हें पीटकर वहां से खदेड़ दिया। उनकी गाड़ियों पर भी पथराव किया गया। इन गुंडों ने, बीजेपी के गुंडों ने
आशुतोष और उनकी पूरी टीम पर हमला किया, उन पर पत्थरबाजी की, एक वॉलंटियर का हाथ भी टूटा है, आशुतोष को खुद काफी ज्यादा पीटा है और अभी हमारे वॉलंटियर्स हॉस्पिटल में इन्होंने गाड़ियां तक तोड़ी है। इतने बेशर्म लोग हैं कि इनको जब बच्चों के लिए स्कूल में पानी की फैसिलिटी नहीं होती है, बाथरूम्स की फैसिलिटी नहीं होती है, तब इनको कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जैसे ही कोई इनकी सरकार के खिलाफ बोले, जैसे ही कोई इनकी सरकार का जो फेलियर है वो एक्सपोज कर दे, तब इन लोगों को तकलीफ होती है और फिर ये ऐसे गुंडों की तरह आते हैं झुंड में और हमले करते हैं। इससे पहले भी आप पे भी हमला हुआ था और मेन पॉइंट अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल में आपके कार्यकर्ता के पिताजी को भी मार दिया गया। कैसा लग रहा है आपको, क्या कहना चाहेंगे कि ये किस ओर जा रहा है ये चीज? मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सरकार बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी है और कहीं ना कहीं ये चाहती है कि लोगों का खून बहे, ये चाहते हैं लोगों को मार दिया जाए। और किस चीज के लिए कर रही है हमले? स्कूल दिखाने के लिए? हम बस स्कूल ही दिखा रहे हैं, हम बस यही तो कह रहे हैं ना कि जो गरीबों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो स्कूल अच्छे किए जाए। उसके लिए अपने अब्दुल के पिता को भी मार दिया, उसके लिए आज अपने आशुतोष पर भी हमला करवा दिया। हम पर हमले करने से क्या हो गया? क्या उन गरीब बच्चों का जो भविष्य है वो अच्छा होगा? क्या वो स्कूल अच्छी होगी? थोड़े अच्छे काम करिए ना। लोगों ने आपको सरकार चलाने के लिए चुना था, लोगों के काम करने के लिए चुना था, शिक्षा पर काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने पूरे देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। पूरे देश में इन लोगों ने गुंडागर्दी मचा रखी है, लेकिन अब लोग इनको समझ चुके हैं, लोग समझ चुके हैं ये सारे के सारे गुंडे बैठे हुए हैं इनके पार्टी में। और देखिए आप अगले कुछ सालों में इनकी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे और इनको भी खत्म कर देंगे पूरे देश से। अगले आने वाले चुनावों में आप देखोगे इन लोगों का सफाया कर देंगे सारे लोग इलेक्शन में। ये जो अभी आपकी भूमिका क्या रहेगी? जिस तरीके से हमला हुआ, हमले बढ़ते जा रहे हैं, अब आप किस तरीके से देख रहे हैं कि राजस्थान में जो हुआ है, आपकी भूमिका क्या रहेगी अब इसके ऊपर? देखिए हम हमारे काम पर फोकस करेंगे। अगर इन्हें लग रहा है कि ये हमारे ऊपर हमले करके हमें डरा देंगे, धमका देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला है। आशुतोष कल फिर से स्कूल चला जाएगा स्कूल देखने, मैं स्कूल चला जाऊंगा स्कूल देखने, और राजस्थान भी जाऊंगा। अब तो राजस्थान में बिल्कुल जाऊंगा। तो हमारा जो स्कूल ठीक करो कैंपेन है वो ऐसा ही चलता रहेगा। ये हम पर कितने भी हमले कर ले, कितने भी अटैक्स कर ले, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बस एक ही चीज चाहते हैं, इस देश में स्कूल ठीक हो। अभी जिस तरीके से कक्षा 11वीं और 12वीं राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें तैयार करने के लिए एनसीईआरटी के इसमें जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े व्यक्तियों को शामिल किया गया, क्या लगता है आपको? जिन लोगों ने कभी संविधान नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने कभी तिरंगा भी नहीं लहराया था अपने हेडक्वार्टर पर आजादी के बाद, अब ऐसे लोग एनसीईआरटी की बुक लिखेंगे? हमारे देश में बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी आप मदद ले लीजिए। ये लोग पढ़े लिखे नहीं, जो लोग खुद पढ़ते लिखते नहीं, वो क्या एनसीईआरटी की बुक लिखेंगे? आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ एक साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का दे करके मारा है, पत्थरों से मारा है, और मेरे साथ में धक्का दे करके गिराया, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया, ये इधर लगी, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से, अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। उन्होंने कोई स्कूल सुधारने के लिए नहीं आ रहे, वो ओनली अपनी जड़ें जमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए आ रहे हैं, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे यहाँ पर स्कूल के लिए फंड जारी हो चुका है, कुछ ही दिनों में वो धरातल पे भी उतर जाएगा। हमने सीजीपी के विरोध इसलिए किया है कि वो देश विरोधी पार्टी है, और इस देश विरोधी पार्टी को हम हमारे गांव में घुसने नहीं देंगे। उसको बाहर से फंडिंग होती है। मारपीट क्या है, वो 2 लेडीजें और ये आई थी, तो अब उसके विरोध में हो गई, थोड़ी सी कहासुनी हो गई, और तो कुछ नहीं, इसलिए गाड़ी के वगैरह ऐसे हो गए, और कुछ नहीं है। ऐसी कोई ताना खींची है, वो कुछ नहीं है। हाँ मना करा था ना, पर वो मान ही नहीं रहे। पहले भी आए थे, आज सुबह जल्दी आके इसकी विरोध करने लगे, इसको तोड़ने की, तो गांव वालों ने इकट्ठा होकर साहब ने सहमति दिखाई और उनको वापस भेज दिया, पर वो मान नहीं रहे हैं। इस पूरे विवाद को लेकर सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका की ओर से कहा गया है कि वहां पर ग्रामीण नहीं थे, बल्कि बीजेपी आरएसएस के गुंडे थे जिन्होंने ये हमला किया। भैंसों के तबेले में चल रहे स्कूल का निरीक्षण करने के लिए हम लोग पहुंचे थे, कितनी असुविधाएं यहां पर छात्रों को हो रही हैं ये दिखाने के लिए हम लोग पहुंचे थे, लेकिन ये हमला सुनियोजित था। तमाम आरोप उन्होंने लगाए हैं। सीजेपी प्रवक्ता हैं
आशुतोष रांका जिन पर यह हमला हुआ है, उन्होंने कहा कि हमारे साथी वहां जा रहे थे, बीजेपी के लोग मारपीट पर उतारू हो गए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के कहने पर यह हमला हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि एक पुलिसकर्मी भी वहां मौजूद नहीं था। 48 घंटे में गुंडों को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तारी नहीं होती है तो आंदोलन किया जाएगा, ये आशुतोष रांका की ओर से चेतावनी भी दी गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि उनके कहने पर ही यह पूरा हमला हुआ है। ड्रॉ कीजिए, नहीं तो आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ हुई मारपीट को लेकर कांग्रेस ने भी पलटवार किया, प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस नेता सचिन पायलट की ओर से सवाल उठाए गए हैं। स्कूलों की अवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि राजस्थान के स्कूल जर्जर हैं, बर्बर हैं और यहां पर स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस हमले को लेकर भी कांग्रेस ने निंदा की है। सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते बिना परमिशन के, ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आज़ादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।